नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम। बीए फर्स्ट ईयर हमारा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, पेपर सेकेंड, जिसका नाम है मानव विकास। इसमें हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पढ़ रहे थे और आज हम शुरू करेंगे यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन, कोहेलबर्ग की नैतिकता का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये एग्ज़ाम में 90% तक पूछा जाता है। चाहे फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दे या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दे, पर पूछेगा ज़रूर। तो आइए शुरू करते हैं। बी कुपुस्वामी के अनुसार व्यवहार के प्रतिमान के रूप में माने जाने वाले नियमों का सम्मिलित प्रतिदर्श ही नैतिकता है। नैतिक शब्द नीति या नैतिकता से विकसित हुआ है। इसका अंग्रेजी में इसे मोरल कहते हैं। इसका मूल है व्यवहार द्वारा मान्य नियम। मोरल शब्द की उत्पत्ति मोरेश शब्द से विकसित हुआ है, जो रीतियों के संदर्भ में समझा जाता है। नैतिक व्यवहार की विशेषता है स्वेच्छा से ही व्यवहार का पालन करना, अच्छा बुरा, सही गलत, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नैतिकता की अवधारणा से ही विकसित होती है। इसी तथ्य को विकसित करते हुए कुपुस्वामी ने कहा है, नैतिकता एक ऐसा शब्द है जो किसी समाज में व्यवहार के सामान्यतः स्वीकृत नियमों का बोध कराने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पहली स्थिति में यह स्वीकृत सामाजिक नियमों की ओर संकेत करता है और दूसरी स्थिति में व्यक्तिगत नैतिक नियंत्रण, नैतिक स्वतंत्रता तथा नैतिक रचनात्मकता के उद्भव का संकेत मिलता है। इसके नैतिक व्यवहार के दो स्वर भी स्पष्ट होते हैं। सामाजिक नियम संहिता का अनुगमन, समर्थन और अनिवार्यता मुख्य रूप से बाह्य नैतिकता है तथा प्रौढ़ जीवन का परिपालन आंतरिक नैतिकता है। अब हम जानेंगे कोहेलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहेलबर्ग की नैतिक अवधारणा है कि नैतिक विकास के स्वरूप की जानकारी के लिए उसके तर्क एवं चिंतन की संरचना का विश्लेषण करना आवश्यक है। बालक की प्रतिक्रियाओं के आधार पर सही ढंग से उसके नैतिकता के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बालक के अधिकतर वांछित व्यवहार तत्कालीन परिस्थितियों के पुरस्कार एवं दंड से प्रभावित होते हैं। वह पुरस्कार की प्राप्ति के लिए एवं दंड से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के नैतिक आचरण करता है, परंतु उसका यह व्यवहार उसके नैतिक चिंतन या नैतिक निर्णय के आधार पर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कोहेलबर्ग ने बालक को किसी धर्म संकट की स्थिति में रखकर यह देखने का प्रयास किया कि बालक उस परिस्थिति में क्या सोचता है और किस तर्क के आधार पर उचित व्यवहार के संदर्भ में निर्णय लेता है। कोहेलबर्ग का अब जो मुख्य सिद्धांत है वो जानेंगे। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने अपने सिद्धांतों को 6 भागों में विभाजित करा हुआ है। उन्होंने इस अवस्थाओं को सार्वभौमिक माना है। सार्वभौमिक मतलब सब पर लागू होने वाला। और उनका कहना है कि सभी बालक इन सभी अवस्थाओं से ही गुजरते हैं। ये अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं। उनका कहना है प्रत्येक अवस्था में बालक किसी आचरण को नैतिक या अनैतिक मानने के लिए एक नया आधार प्रस्तुत करता है, जिसमें पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की इस अवस्था में बालक का चिंतन स्पष्ट रूप से दंड के भय से प्रभावित होता है। परिवार के बड़े लोग एवं माता पिता बच्चों को कुछ चुने हुए विशिष्ट कार्यों को करने की आज्ञा देते हैं। बच्चे द्वारा आज्ञा नहीं मानने पर दंड के भागी बनाया जाता है। आज्ञाओं का पालन नहीं करने पर एवं उसके परिणाम स्वरूप दंड पाने पर बालक यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए माता पिता एवं बड़े की आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। अतः वह दंड से बचने के लिए आज्ञाओं का पालन करता है। इस अवस्था में बालक दंड को ही नैतिकता का मुख्य आधार मानता है। दूसरा है अहंकार की व्यवस्था या अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में उम्र में थोड़ी वृद्धि हो जाने पर बालक अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को समझने लगता है। अब वह अधिकतर ऐसे कार्यों को करता है जिससे उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है।
यदि उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए झूठ बोलना, चोरी करना भी पड़े तो वह ऐसा करना उचित समझता है। अतः नैतिक विकास की इस अवस्था में बालक का अहंकार नैतिक तर्क का आधार बन जाता है। तीसरा है प्रशंसा की अवस्था। नैतिक विकास की तीसरी अवस्था में बालक किसी कार्य को इसलिए करना चाहता है कि दूसरे लोग वह कार्य करने पर उसकी प्रशंसा करते हैं। इस अवस्था में बालक को सामाजिक प्रशंसा एवं निंदा के महत्व की जानकारी हो जाती है और वह निंदनीय आचरणों से बचना चाहता है। इस अवस्था में बालक उन्हीं कार्यों को अच्छा समझता है या व्यवहारों को अच्छा समझता है जो समाज के लोग उचित एवं नैतिक मानते हैं, जिनके लिए उनको पाठशाला, परिवार, पड़ोस एवं मित्र मंडली में प्रशंसा प्राप्त होती है। चौथा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। नैतिक विकास की चौथी अवस्था महत्वपूर्ण है। कोहेलबर्ग के अनुसार समाज के अधिकतम व्यक्तियों का नैतिक विकास इसी अवस्था पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालक समाज को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है। वह समाज और उसकी प्रथाओं, परंपराओं एवं नियमों के प्रति आस्था एवं विश्वास विकसित करता है और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है। अपने नैतिक आचरण के संबंध में वह सोचता है कि उचित एवं नैतिक आचरण करना उसका कर्तव्य है। जो व्यवहार सामाजिक नियमों के विरुद्ध हैं, वह निश्चित रूप से अनैतिक है। अब पांचवा है समझौते की अवस्था, मतलब सामाजिक समझौते की अवस्था। यह नैतिक विकास की पांचवी अवस्था है। इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति के नैतिक चिंतन के दिशा में स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिखाई देता है। अब व्यक्ति पारस्परिक लेन देन में आस्था रखता है। वह यह मानने लगता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता हो गया है। व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए कि समाज व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। अब व्यक्ति में यह समझ विकसित हो जाती है कि चोरी करना, झूठ बोलना आदि अनैतिक कार्य हैं, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति, समाज और व्यक्ति के बीच समझौते का भंग होना निश्चित है। तो ये था कोहेलबर्ग की नैतिकता का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में संज्ञानात्मक विकास। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप देखते रहिए। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।